हेलो एवरीवन। आज हम लोग BNSS का चैप्टर 30 पढ़ेंगे जो बात करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन की। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर BNSS के बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पर कवर करे गए हैं। प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट होता है वो भी डिस्कस किया गया है और CRPC और BNSS को कंपैरेटिवली पढ़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि CRPC में कौन से प्रोविजंस नहीं थे और क्या क्या चेंजेस आए BNSS में। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 30। चैप्टर 30 बात करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन की। बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा डेथ सेंटेंस पास किया जा रहा है और जब वो डेथ सेंटेंस पास किया जा रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए भेजा जा रहा है हाई कोर्ट के पास। इसको पढ़ने से पहले हम सेक्शन 22 देख लेते हैं, जो कि बात करता है कि कौन से सेंटेंस हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा पास किए जा सकते हैं। सेक्शन 22 बात करता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में पास। सब सेक्शन 1 कहता है हाई कोर्ट पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस जो लॉ के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है, मतलब जो लॉ में प्रोवाइडेड हैं, जो सारे सेंटेंस, पनिशमेंट्स, इम्प्रिजनमेंट, वो सारे ही जो लॉ के द्वारा ऑथराइज़ किए गए सेंटेंसेस हैं, पनिशमेंट्स हैं, वो हाई कोर्ट के द्वारा पास किए जा सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है अ कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज a session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by such judge shall be subject to confirmation by हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सब सेक्शन 2 में कि जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो लॉ के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है। मतलब वो सेंटेंस जो लॉ जिसकी परमिशन देता है कि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं जिस ऑफेंस के लिए, या कोई भी सज़ा दे सकते हैं, फ़ाइन लगा सकते हैं, तो जो लॉ के द्वारा बताया गया है वो कोई भी सज़ा सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा दी जा सकती है। बट अगर सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस की सज़ा देते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर ड्यूटी होगी कि वो हाई कोर्ट से डेथ सेंटेंस को कंफर्म करवाएं। तो यहाँ पर सिर्फ डेथ सेंटेंस के लिए ऐसा है कि उनको हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है शैल, तो शैल क्या वर्ड दिखाता है कि बाउंड है वो लोग, ड्यूटी है उनके ऊपर। और किस केस में? सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस में उनको करवाना पड़ेगा कंफर्मेशन। अदरवाइज़ कोई भी सेंटेंस वो पास करते हैं तो उनको कंफर्मेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ पर कंफर्म करवाया जा रहा है तो वो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 30 में। ओके, तो सेक्शन हमारा 407 बात करता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन जब भी डेथ सेंटेंस देंगे तो उनको सबमिट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। कहाँ पर? हाई कोर्ट पर। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पास अ सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रिसीडिंग शैल forthwith be submitted to high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court। सबसेक्शन 1 बता रहा है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा डेथ सेंटेंस पास किया जाएगा तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हाई कोर्ट को सबमिट करी जाएंगी, तुरंत सबमिट करी जाएंगी। और शैल वर्ड का यूज़ है तो वहाँ पर मैंडेटरी ड्यूटी हो जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन पर। और वो जो डेथ सेंटेंस है उसे तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म नहीं कर लिया जाता। तो डेथ सेंटेंस तो दे दिया है कोर्ट ऑफ सेशन में, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देता। सबसेक्शन 2 बात करता है द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्ट पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर अ वारंट। तो क्या होगा, जो पर्सन है जिसके ऊपर डेथ सेंटेंस पास किया गया है उसको जेल कस्टडी में रखा जाएगा। तो
पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है, जेल कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी वो जो पुलिस स्टेशन में हो गई, और जेल कस्टडी में रखा जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। प्री का एक क्वेश्चन बनता था जिसका आंसर होता था 366, मतलब कि कहाँ पर जो सेंटेंस पास किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, वो किस सेक्शन के अंदर सबमिट किया जा रहा है हाई कोर्ट को, ये क्वेश्चन आता था। तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 366 होता था, और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत स्टेट्स में पूछा गया है, जिसका आंसर 366 होता था कि किस सेक्शन के अंदर सबमिशन हो रहा है सेंटेंस का। तो अब तो सीआरपीसी अगर आता है सिलेबस में तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर अकॉर्डिंग टू BNSS पूछा जाता है तो इसका सेक्शन 407 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि वो सेक्शन पूछा जाता था उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 407 है, तो इस बार ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 408 जो बात करता है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ when such proceedings are submitted, the High Court thinks that a further inquiry should be made into or additional evidence taken upon any point bearing upon guilt or innocence of the convicted person. It may make such inquiry or take such evidence itself or direct to be made or taken by the court of session. तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अब क्या हुआ कि सबमिट कर दी गई प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या करेंगे, अब हाई कोर्ट आगे खुद चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं और साक्ष्य ले सकते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसके खिलाफ सेंटेंस पास हुआ है उसकी गिल्ट को प्रूफ करने के लिए उसकी गिल्ट के रेफरेंस में इंक्वायरी की जा सकती है, या फिर उसके इनोसेंस के लिए इंक्वायरी की जा सकती है, एविडेंस लिए जा सकते हैं। तो वो एविडेंसेस, वो इंक्वायरी जो उसकी गिल्ट या फिर इनोसेंस को प्रूफ करती है, डिसप्रूफ करती है, वो सारी इंक्वायरी और वो सारे एडिशनल एविडेंसेस हाई कोर्ट के द्वारा लिए जा सकते हैं, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को इंक्वायरी करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर एडिशनल एविडेंसेस लेने के लिए कहा जा सकता है। तो सिंपल है, हाई कोर्ट ये सारा काम खुद भी कर सकते हैं, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को कह सकते हैं कि आप इंक्वायरी करिए, आप आगे एविडेंसेस लीजिए इनोसेंस के लिए या फिर गिल्ट के लिए। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस विद व्हेन सच इंक्वायरी इज मेड और सच एविडेंस इज टेकन। दो बातें हैं यहाँ पर। जनरल रूल क्या है कि जिस पर्सन के लिए इंक्वायरी हो रही है, एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, जिस पर्सन के अगेंस्ट सेंटेंस पास हुआ है, उस पर्सन की प्रेजेंस हो भी सकती है, या फिर हाई कोर्ट चाहें तो उस पर्सन की जो प्रेजेंस है उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। मतलब जब फर्दर इंक्वायरी चल रही है या फिर एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, तो जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसको कस्टडी में रखा, जिसके खिलाफ सेंटेंस पास किया, उसकी उपस्थिति को कह सकते हैं कि होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी के दौरान, एविडेंसेस लेने के दौरान। तो अगर अदरवाइज़ डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर उसको होना होगा, अगर नहीं डायरेक्ट करते हैं तो डिस्पेंस करी जा सकती है। मे बी लिखा है, करी जा सकती है। सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन इंक्वायरी और एविडेंस इफ़ एनी इज़ नॉट मेड और टेकन बाय हाई कोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। तो अगर जो इंक्वायरी है या फिर जो एविडेंसेस हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं, इंक्वायरी हाई कोर्ट के द्वारा नहीं की जा रही है, तो किसके द्वारा की जा रही होगी? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा की जा रही होगी। हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन को करने को कहा होगा, तो वो जो कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है ना इंक्वायरी या फिर जो एविडेंस ले रहा है, उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो सर्टिफाई किसको करेगा? हाई कोर्ट को करेगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन पे वो काम कर रहा था ना, तो अब हाई कोर्ट को बताएगा। फिर सेक्शन 409 है जो कि बात करता है
पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अन्यूल कन्विक्शन। तो ये सेक्शन नंबर 409 बात करता है हाई कोर्ट की पावर की। ये सेक्शन भी प्री में पूछा जाता था। सेक्शन 368 ऑफ CRPC इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि BNSS में किस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है सेंटेंस को कंफर्म करने की या फिर एन्यूल करने की, अगर BNSS पूछा जा रहा है तो सेक्शन 409 हो जाएगा 409। और अगर CRPC में पावर की बात हो रही है हाई कोर्ट की तो हो जाएगा सेक्शन 368। तो ये 368 क्योंकि प्री में पूछा जाता था तो उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 409 हो जाएगा और ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सेक्शन 409 बात करता है इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 407 द हाई कोर्ट में कन्फर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हाई कोर्ट को सारी प्रोसीडिंग सबमिट करी जाएंगी कि हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन चाहिए रहेगा, तो इसके लिए प्रोसीडिंग जब सबमिट की जाएंगी तो हाई कोर्ट क्या क्या कर सकते हैं, तो उस सेंटेंस को कंफर्म कर सकते हैं या फिर कोई और सेंटेंस पास कर सकते हैं जो लॉ के द्वारा वारंट किया गया है, लॉ के द्वारा बताया गया है। कोई और सेंटेंस भी पास कर सकते हैं या जो डेथ सेंटेंस दिया गया था उसको कंफर्म कर सकते हैं। क्लॉज बी कहता है मे अन्यूल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ any offense of which the court of session might have convicted him or order a new trial on same or amended charges। तो क्लॉज भी दो बातें कह रहा है। पहली बात तो ये कह रहा है कि जो सेंटेंस उस पर पास किया गया था उसको एन्यूल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं और वो सेंटेंस हटाकर उसको कोई और सज़ा दे सकते हैं, उसे किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं जिसके लिए उसको कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकता था। मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें डेथ सेंटेंस भी था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी थी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो डेथ सेंटेंस था उसको तो हाई कोर्ट ने हटा दिया, पर उसकी जगह उसी अपराध के लिए जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया जा सकता था वो दे दिया। तो अगर वो हटा रहे हैं डेथ सेंटेंस को, वो जब डेथ सेंटेंस को अगर एन्यूल कर रहे हैं तो उसकी जगह पर कोई और सेंटेंस दे सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, नया ट्रायल करने को कह सकते हैं, मतलब पूरा ट्रायल फिर से करो। सेम चार्जेस पे भी कह सकते हैं कि सेम चार्जेस पे फिर से ट्रायल होना चाहिए या फिर चार्जेस को अमेंड करके फिर से ट्रायल होना चाहिए। तो क्लॉज बी में आप दो बातें पढ़ेंगे। पहला, एन्यूल करके दूसरा सेंटेंस दे दिया जिसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन सज़ा दे सकता था उसी ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस के लिए, या फिर नया ट्रायल करने को कह दिया सेम चार्जेस पर या फिर अमेंडेड चार्जेस पर। फिर क्लॉज सी बात करता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे एक्विट किया जा सकता है। एक्विट मतलब उसे इनोसेंट घोषित किया जा सकता है, उसे इनोसेंट डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे एक्विट तक किया जा सकता है। जिसको कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस दे रहा था उसको हाई कोर्ट एक्विट कर सकते हैं चाहे तो, उनके पास पावर है। उसके बाद प्रोविज़ो है जो बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन until the period allowed for preferring an appeal has expired or if an appeal is presented within such period until such period is disposed of। कोई भी जो ऑर्डर है उसे कन्फर्म नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उस सेंटेंस के ख़िलाफ़ जो अपील करने का समय था वो ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर उस सेंटेंस के ख़िलाफ़ अपील करने का जो समय था उसके अंदर अपील कर दी गई और अब वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, अपील का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक कोई भी सेंटेंस को कंफर्म नहीं किया जाएगा। सपोज़ कर लीजिए एक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर अपील नहीं करी गई और अपील का समय निकल गया तो उसके बाद सेंटेंस को कंफर्म किया जाएगा, या फिर एक टाइम पीरियड था उसके अंदर अपील कर ली गई तो जब तक वो अपील का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कंफर्म नहीं किया जाएगा। ये कहता है प्रोविज़ो। फिर सेक्शन 410 बात करता है कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस।
इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो सेंटेंस है वो कितने जजेस के द्वारा कंफर्म होना चाहिए, तो कम से कम 2 जजेस के द्वारा कंफर्म होना चाहिए। प्री का क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है 2 जजेस होने चाहिए। सेक्शन 410 बात करता है इन एवरी केस सो सबमिटेड द कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट शैल when such court consists of 2 or the more judges be made pass and signed by at least 2 of them। तो कोई भी सेंटेंस जो हाई कोर्ट के द्वारा या तो कंफर्म किया जा रहा है या फिर कुछ नया सेंटेंस दिया जा रहा है, तो कोई भी, चाहे वो कंफर्म किया जा रहा हो हाई कोर्ट के द्वारा या फिर नया सेंटेंस दिया जा रहा हो, वो कम से कम 2 जजेस के द्वारा सेंटेंस साइन होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा जजेस हैं तो उसमें से कम 2 जजेस के द्वारा साइन होना चाहिए, चाहे वो नया सेंटेंस हो या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के ही सेंटेंस को क्यों ना कंफर्म किया जा रहा हो। फिर सेक्शन 411 बात करता है प्रोसीजर इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Section 411 where any such case is heard before the bench of judges and such judges are equally divided in opinion, the case shall be decided in the manner provided बाय सेक्शन 433। तो जब ऐसा होता है कि जैसे जो बेंच है वो इक्वली डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में और जो भी रिज़ल्ट है उसकी मेजॉरिटी में कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, तो 433 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं सेक्शन 433 क्या बात कहता है। सेक्शन 433 प्रोसीजर व्हेन द जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। When an appeal under this chapter is heard by the High Court before the bench of judges and they are divided in opinion, the appeal with their opinion shall be led before another judge of that court and that judge after such hearing as he thinks fit shall deliver his opinion and judgment or order शैल फॉलो दैट ओपिनियन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब भी अपील सुनी जाएगी हाई कोर्ट में बेंच के द्वारा और वहाँ पर जो ओपिनियन आएगा बेंच का वो डिवाइडेड होगा, मतलब मेजॉरिटी पे ओपिनियन नहीं आ पाएगा, तो उसी कोर्ट के दूसरे जज के पास उस अपील को भेजा जाएगा और वो उसको सुनेंगे और डिलीवर करेंगे अपना ओपिनियन। और वो जो जज होंगे जिनको भेजा गया है ओपिनियन के लिए उनके ओपिनियन को फॉलो किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ़ वन ऑफ द जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच और वेयर द अपील इज लेड बिफोर अनदर जज अंडर दिस सेक्शन दैट जज सो रिक्वायर द अपील शैल बी रीहर्ड एंड डिसाइडेड बाय अ लार्जर बेंच ऑफ जजेस। तो प्रोविज़ो में बोला जा रहा है जो बेंच है उनमें से कोई एक जज या फिर जो दूसरे जज को सुनने के लिए भेजा गया वो जज, उनमें से कोई भी अगर वो चाहते हैं तो अपील को क्या कर सकते हैं, दोबारा से सुनकर डिसाइड किया जा सकता है लार्जर बेंच के द्वारा। तो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अपील सुनने के लिए उनमें से कोई जज चाहते हैं या फिर अपील को जिस दूसरे जज के पास भेजा गया ओपिनियन के लिए वो जज चाहते हैं, अगर कोई भी जज चाहते हैं तो उस अपील को दोबारा से सुना जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है लार्जर बेंच ऑफ जजेस के द्वारा। तो सेम जो हमने अपील के लिए पढ़ा यही प्रोसीजर लागू होगा सेक्शन 411 में जब डेथ सेंटेंस के लिए जो कन्फर्मेशन आना है उसमें जो जज का ओपिनियन है वो इक्वली डिवाइडेड है और मेजॉरिटी में कोई ओपिनियन नहीं आ पा रहा है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ये बोला जा रहा है सेक्शन 411 में। फिर सेक्शन 412 बात करता है प्रोसीजर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल विदाउट डिले आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर हैज़ बीन मेड बाय द हाई कोर्ट सेंड either physically or through electronic means a copy of the order under the seal of the High Court and attested with his official signature to the Court of Session। तो जो भी डिसीजन आया हाई कोर्ट का, चाहे उन्होंने कंफर्म किया हो या फिर नया ऑर्डर आया हो, तो जो भी ओपिनियन है या फिर नया ऑर्डर है वो फिज़िकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उस ऑर्डर की कॉपी को
कोर्ट ऑफ सेशन में भेजा जाएगा और उस पर हाई कोर्ट का सील होगा, जो भी ऑफिसर ऑफिशियल सिग्नेचर होंगे उस पर। और ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये आपका सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी वो ऑर्डर या वो कंफर्मेशन, वो नया सेंटेंस जो भी हाई कोर्ट पास करते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 30 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।